ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगबरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतिममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वशानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम् ओम नमः शिवाय। अरुद्राक्षधरो भूत्वा यद्यत् कर्म च वैदिकं करोति जप होमादि तत्सर्वं निष्फलं भवे। अर्थात रुद्राक्ष के धारण किए बिना कोई भी जप होमादि वैदिक कर्म हम करते हैं तो वो निष्फल हो जाता है, वो करने का कोई मतलब नहीं बन जाता है, आपकी ध्येय प्राप्ति नहीं होगी। इतना अत्यंत पवित्र पावन उपयोगी रुद्राक्ष के बारे में ये एपिसोड में आज हम विशेष चर्चा करेंगे। आपके साथ मैं हूं ज्योतिष एंड वास्तुविद आचार्य खेमराज शास्त्री। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे रुद्राक्ष प्राप्ति स्थान कहां कहां पे, पौराणिक आधार पे और आधुनिक समाज के आधार पे। और ये एपिसोड में ये भी चर्चा करेंगे कि आज के दिन में जो भी रुद्राक्ष के बाजार में इंडोनेशियाली और नेपाली रुद्राक्ष उपलब्ध है, कौन सा रुद्राक्ष ज्यादा इफेक्टिव है आपके लिए, और समाज में व्याप्त विचार और शास्त्र इसके बारे में क्या कहता है, इसके ऊपर विशेष चर्चा होगी। आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं रुद्राक्ष पौराणिक हिसाब से कहां कहां पे प्राप्त होता है। भूमौ गौड़ोद्भवाश्चक्रे रुद्राक्षान् शिववल्लभान् मथुरायाम् अयोध्यायाम् लंकायां मलये तथा सह्याद्रौ च तथा काश्यां देशेष्वशून्ये वा तथा परानशय्य पापौघ भेदनां क्षुतिनोदनान्। अर्थात स्कंद पुराण के अनुसार प्राचीन समय में रुद्राक्ष गौड़ देश में, मथुरा में, अयोध्या में, लंका में, मलयाचल प्रदेश में, सह्याद्री पर्वत में, काशी, अन्य देश के पवित्र जगहों में ये पौराणिक मान्यताएं। इसके हिसाब से आज के दिन जाना जाए तो 2-3 जगह हमें वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे अयोध्या, जैसे मथुरा, है ना, 2-4 ही। लेकिन आज के संदर्भ में उन जगहों का नाम भी परिवर्तित हुआ है और इसके हिसाब से नक्शांकन भी फर्क हुआ है। तो आइए आप जानते हैं कहां पे आधुनिक ये समय में कहां पे अभी रुद्राक्ष प्राप्त होता है, कौन कौन सी देश में। सबसे पहले रुद्राक्ष प्राप्त होता है माडागास्कर, तिब्बत, भारत, थाईलैंड, श्रीलंका, मलेशिया, नेपाल, न्यूजीलैंड, सिक्किम, भूटान, फिजी, म्यांमार, फिलीपींस, दक्षिणी चीन, जापान, हवाई, ऑस्ट्रेलिया, इतने सारे देशों में आज रुद्राक्ष की अस्तित्व है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि इतने देशों में अस्तित्व होते हुए भी आज रुद्राक्ष के बाजार में या तो आपको इंडोनेशियाली रुद्राक्ष मिलेंगे या तो नेपाल की रुद्राक्ष मिलेंगे। ये क्यों? आपके मन में भी यह जिज्ञासा हुआ होगा।
ये इसलिए कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भी रुद्राक्ष होने के लिए सर्टेन चीजों से गुजरना पड़ता है। लाइक रुद्राक्ष प्रजाति के वृक्ष एक हुए, रुद्राक्ष एग्जैक्टली एक हुए, ये दो फर्क भिन्न मत है। तो सबसे पहले मिनिमम शर्त यह है कि रुद्राक्ष जो हम बोलते हैं वो रुद्राक्ष में नेचुरल होल होना चाहिए। तो अभी जो उपलब्ध है, मैंने नाम लिया इन 200 में से ओनली 2 देशों के रुद्राक्ष में वो नेचुरल होल होता है, एक इंडोनेशिया, दूसरा नेपाल। शास्त्रवत हिसाब से भी ये दोनों देशों के रुद्राक्ष को सर्व स्वीकार्य माना गया है। आइए अब जानते हैं कि अब हमारे पास रियल प्रश्न तो यह है कि कहां का रुद्राक्ष पहनना चाहिए, नेपाल का कि इंडोनेशिया का। हमने छोटा सा कंपैरिजन करने की कोशिश की है, लेकिन ये नॉर्मल कंपैरिजन है, हम आपके ऊपर ही छोड़ेंगे सब निर्णय करने के लिए, लेकिन हम थोड़ा सा डाटा देंगे आपको ताकि आपको चूज करने में सहजता प्राप्त हो जाए। हमारा ध्येय उतना ही है। नेपाल के रुद्राक्ष और इंडोनेशिया के रुद्राक्ष के साइज और वेट के आधार में हमने तुलना किया। साइज के आधार पे मानेंगे तो नेपाल के रुद्राक्ष 14 mm से शुरू होकर आपको 29, 35, 40 mm तक मैक्सिमम जा सकता है। इंडोनेशियाली रुद्राक्ष को अब 2 mm से लेके 12 mm तक मैक्सिमम जा सकती है। तो इधर वेट के हिसाब से मानेंगे तो एक बीट नेपाली रुद्राक्ष का लगभग 5 ग्राम जैसा होता है, हैरान करने वाली बात है। और इंडोनेशियाली रुद्राक्ष को 1.2 to 2 ग्राम मैक्सिमम उनके बीट्स की तौल होती है, वेट होती है। और मुखी के हिसाब से नेपाली रुद्राक्ष नेकेड आई से आप वेरीफाई कर सकते हो, मतलब 1 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी बोल सकते हो। लेकिन इंडोनेशियाली रुद्राक्ष में आपको वो मुखी क्लियर करने के लिए, कितने मुखी के रुद्राक्ष बोल के जानने के लिए आपको एक्सरे अथवा एक्स्ट्रा कोई मशीन यूज करना पड़ेगा कि वेरीफाई करने के लिए, है ना। सो दूसरा अवेलेबिलिटी जो उपलब्धता है बाजार में, उसके हिसाब से मानेंगे तो इंडोनेशियाली रुद्राक्ष आपको सहजता से प्राप्त होता है, और नेपाली रुद्राक्ष जो मैं पहन रहा हूं वो रुद्राक्ष थोड़ा रेयर प्राप्त होता है। 5 मुखी रुद्राक्ष तो खैर आप प्राप्त कर ही सकते हो, लेकिन 6 मुखी, 3 मुखी, 2 मुखी, 7 मुखी, 10 मुखी, 14, 21 ये नेपाली रुद्राक्ष बहुत ही रेयर है, और उसके तुलना में इंडोनेशियाली रुद्राक्ष थोड़ा इजी वे से प्राप्त कर सकते। प्राइस वाइज से भी हमने कंपैरिजन किया। प्राइस वाइज देखेंगे तो इंडोनेशियाली रुद्राक्ष आपको सस्ते पड़ेगा और नेपाली रुद्राक्ष के कॉस्ट हाई पड़ेंगे, क्योंकि उसका प्राप्ति रेयर है। ये तो रह गया लाइक आपके उनके तौल, आकार और वेट के आधार पे नॉर्मल कंपैरिजन। ऐसे तो रुद्राक्ष है, हम कौन होते हैं कंपैरिजन करने वाले, लेकिन हमारे सभी के जिज्ञासु को हम आज संबोधन करने के लिए कोशिश कर रहे थे। अब हम जानते हैं कि सच में ये हमारे इंडोनेशियाली और नेपाली रुद्राक्ष के बीच में तो तुलना तो हमने किया, लेकिन इसका शास्त्रवत कोई कनेक्शन है कि नहीं है। शास्त्र कैसा रुद्राक्ष पहनने को बोलता है उसको हम क्लियर करेंगे आपके साथ। धात्री फलम प्रमाणम यथ्रेष्टयो तदुदाहृतम बद्री फलम मात्रम तु मध्यमम सप्रकृतितम अधमम चर मात्रम सात प्रक्रियै सा परोच्यते। अर्थात आंवले के समान, मतलब इतने बड़े बड़े दाना होता है आंवले के दाना, उनके समान दाने वाले रुद्राक्ष को उत्तम माना गया। बेर के समान, जो छोटे छोटे बेर होते हैं ना, उनके समान वाले रुद्राक्ष को मध्यम माना गया। चने के दाने के समान जो रुद्राक्ष मिलता है उसको अधम माना गया है। अवश्य उत्तम रुद्राक्ष हमें पहनना चाहिए। आज के कार्य व्यस्तता और हमारे जो जीवन चक्र है उसके हिसाब से थोड़ा सा छोटा सा रुद्राक्ष पहन के जो कपड़े के अंदर डाल के चल सकें, ऐसा हमें सबको लगता है। लेकिन हमें कभी ऐसे सोचें कि
कौन सा रुद्राक्ष हमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव वाइब कर सकता है, कौन सा रुद्राक्ष हमें सबसे एनर्जेटिक बना सकता है। रुद्राक्ष पहन लिया बोल के मन के संतोष करने वाली बात एक है, लेकिन आपको सही माने में ये आपको फायदा पहुंचा रहा है कि नहीं, ये दूसरी बात है। शास्त्र को पूछेंगे तो थोड़ा बड़े वाले रुद्राक्ष पहनना चाहिए। ट्रेंड के पीछे भागेंगे, ट्रेंड के पीछे भागेंगे तो ऑब्वियसली छोटे वाले रुद्राक्ष पहनना चाहिए। यह संदर्भ में भी शास्त्र और सर्वसम्मति के हिसाब से भी, कहीं मठ मंदिर, शंकराचार्य के मठ मंदिरों आश्रमों कहीं पे भी जाएंगे तो गुरुजनों, पंडितों, सन्यासी, बड़े लोगों को बड़े रुद्राक्ष पहनते हुए देखे होंगे, क्योंकि वो सभी लोग शास्त्र को फॉलो करने वाले लोग हैं। उसी हिसाब से सर्वसम्मति के हिसाब से भी हमें बड़े रुद्राक्ष ही पहनना चाहिए। यह दृष्टिकोण से इंडोनेशिया से अच्छा रुद्राक्ष नेपाल की रुद्राक्ष माना जाता है। उसीलिए बाजार में भी नेपाली रुद्राक्ष का बहुत ही बड़ा डिमांड है। आज हमने आपके साथ विशेष चर्चा की रुद्राक्ष के प्राप्ति स्थानों के बारे में, पौराणिक आधार पे और आधुनिक समाज विज्ञान के आधार पे, और इसके विशेष बाजार में उपलब्धता के दृष्टिकोण से नेपाल और इंडोनेशियाली रुद्राक्ष में कौन सी रुद्राक्ष पहनना चाहिए, समाज के विचार और शास्त्र विचार आपके सामने यथावत रखकर हम मानते हैं ये एपिसोड देखने के बाद आपको रुद्राक्ष किनने में और पहचानने में ज्यादा सहजता प्राप्ति होगा। आज का एपिसोड आपके साथ यही समापन करते हैं। आने वाला एपिसोड में हम चर्चा करेंगे रुद्राक्ष के मुखी क्या है, और यह मुखी रुद्राक्ष के एनर्जी में कुछ प्रभाव रखता है क्या, वाकई फरक राशि के लोगों को फरक मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। ये सभी विषयों में विशेष चर्चा करेंगे थर्ड एपिसोड में। आप हमारे साथ बने रहिएगा। आपके प्रिय ज्योतिष एंड वास्तुविद आचार्य खेमराज शास्त्री। ओम